ओके, एएस के सेकंड चैप्टर का रिवीजन है जो है हमारे पास। कौन सा चैप्टर? बिजनेस स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, इस चैप्टर का हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी की डेफिनेशंस भी हैं जो आप देख लो एएस से लेकर A2 तक जाती हैं। अच्छा, बिफोर डूइंग एनीथिंग और बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, इस चैप्टर के अंदर हम एक चीज अंडरस्टैंड कर देते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर यानी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं? दो सेक्टर्स होते हैं। एक आपका हो गया पब्लिक सेक्टर और एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, दोनों के अंदर अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं। पब्लिक सेक्टर कौन ओन एंड कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप्स हैं। सही है। गवर्नमेंट यूजुअली किस पे काम करती है? सोशल वेलफेयर पे। और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स किस पे काम करते हैं? प्रॉफिट। बट ये हमेशा केस नहीं होता। एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, वो प्रॉफिट जरूर कमाते हैं। ठीक है, आएंगे, अभी आते हैं, इसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला, बिजनेस के अंदर दो सेक्टर्स हैं, सॉरी इकोनॉमी के अंदर एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है। इसको अगर मैं इरेज करूं तो अब मैं एक बात करता हूं कि हमारे पास है ना चार तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है? चार तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अगर मैं उसकी लिस्टिंग करता हूं, नंबर वन प्राइमरी। क्या है? प्राइमरी। नंबर टू सेकेंडरी। नंबर थ्री टर्शरी। एंड नंबर फोर जो अब नया इंट्रोडक्शन है, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर क्या है? इट इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन विच द बिजनेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जब जमीन से आप रॉ मटेरियल निकालते हो, जमीन से आप नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हो, फार्मिंग करते हो, फिशिंग करते हो, माइनिंग करते हो, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल पीछे से निकला है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स के अंदर। फिर आता है आपका टर्शरी। टर्शरी आपका सर्विसेज सेक्टर है। ये सर्विसेज कंज्यूमर्स को भी देता है और बिजनेसेस को भी देता है। हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर आपका लिंक करता है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ नया बनाना, इनोवेट करना, समथिंग न्यू इन द मार्केट। ये हमारी क्या थी? एक फुल स्पीड के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है चार के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। इससे पहले हमारे पास दो सेक्टर्स थे। क्या थे इससे पहले हमारे पास? दो सेक्टर्स थे। एक सेक्टर था हमारे पास पब्लिक और दूसरा सेक्टर हमारे पास क्या था? प्राइवेट था। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा, यहां पर मैं क्लासिफिकेशन करूंगा। एक तरफ मैं लिखूंगा प्राइवेट और एक तरफ मैं लिखूंगा पब्लिक। देखो, पब्लिक के अंदर जो बिजनेसेस आते हैं वो एक ही आता है। वो क्या आता है? एक ही आता है। जो हम यहाँ पर लिख के जान छुड़ाते हैं उसको हम बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस। क्या बोलते हैं? पब्लिक कॉर्पोरेशंस। बच्चे इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं। ये गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। पाकिस्तान के अंदर बात करूं तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर मैं बात करूं तो पीआईए है आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल। ना 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 ना, स्टील मिल है जो अभी तक पब्लिक के अंदर है। अच्छा, अगर पब्लिक सेक्टर बिजनेस हम किसको बेच दें? प्राइवेट सेक्टर को। अगर पब्लिक सेक्टर का बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, यानी ये पीआईए इधर प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगी, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। और इसी तरीके से कोई प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस यहां पर आ जाए पब्लिक के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम नेशनलाइजेशन। ठीक है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में नेशनलाइजेशन सिर्फ एक दफा हुई है, जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। अब देखो, क्योंकि हम एक फुल स्पीड फुल पेस रिवीजन कर रहे हैं,
तो मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर लिस्ट डाउन कर रहा हूं कि कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। सही है, प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर भी दो कैटेगरीज है। क्या है? दो कैटेगरीज है। एक मेरा भाई कैटेगरी है अनइनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड, और दूसरा क्या है? इनकॉर्पोरेटेड। यार जो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं उनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, उनकी कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं होती, और उनके पास होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि उनके पर्सनल एसेट्स एट स्टेक होते हैं। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब यह है कि ओनर और बिजनेस एक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बिजनेस ओनर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ओनर गया, बिजनेस गया, ओनर खत्म, आगे बिजनेस चलेगा नहीं। ऐसा नहीं मतलब कि बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन और सारा प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? आपके पर्सनल एसेट्स एट स्टेक है, आपके पर्सनल एसेट्स एट स्टेक है। और इसके अंदर दो बिजनेसेस आते हैं। कितने आते हैं? दो। एक आता है सोल ट्रेडर और दूसरा आता है पार्टनरशिप्स। अच्छा, एक ऐसी पार्टनरशिप भी होती है जिसके अंदर होती है लिमिटेड लायबिलिटी, पूरी पार्टनरशिप की नहीं, उस स्पेसिफिक बंदे की, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। अगर नहीं कोई इस तरह का सवाल आ जाए तो बात है, मैंने इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो स्लीपिंग पार्टनर के पास क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसने सिर्फ पैसा लगाया, बाकी ये अपना काम कर रहा है। तो अनइनकॉर्पोरेटेड में दो बड़े बिजनेसेस क्या आते हैं हमारे पास? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। अच्छा, मैं इनकॉर्पोरेटेड की बात करता हूं तो भाई इनकॉर्पोरेटेड में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। कंटिन्यूटी बिल्कुल है। कंटिन्यूटी मतलब ये कि ओनर की डेथ हो गई या ओनर कहीं आगे पीछे हो गया तो बिजनेस चलता रहेगा, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी, कोई और आके उसको टेक ओवर करेगा। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी है, बिल्कुल इनके पर्सनल एसेट्स एट स्टेक नहीं होते। ये बेसिकली लिमिटेड कंपनीज होती हैं। क्या होती हैं? लिमिटेड कंपनीज होती हैं। सही है। लिमिटेड कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो दो बड़े नाम हमारे पास आते हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी आता है, दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी आता है। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का जो की डिफरेंशिएटर है पता है वो क्या है? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का की डिफरेंशिएटर स्टॉक एक्सचेंज है। प्राइवेट लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होती, पब्लिक लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने चार बिजनेस की बात करी ना, नहीं बल्कि पांच। पब्लिक कॉर्पोरेशन मैंने शुरू में बताया था, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जरा वापस थोड़ा सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की तरफ आते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो पब्लिक सेक्टर वाला था। सोल ट्रेडर की बात करते हैं, एक सिंगल बंदा एक बिजनेस को डोमिनेट कर रहा होता है, एक सिंगल बंदा बिजनेस को डोमिनेट कर रहा होता है, एक सोल ओनर पूरे बिजनेस को चला रहा होता है। ठीक है, सारा रिस्क उसका, सारी ओनरशिप उसकी, सारे प्रॉफिट्स उसके, सारे लॉसेस उसकी, अपनी मर्जी से काम करता है। लेकिन मसले भी आते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, ये सारे मामला भी हो रहे होते हैं। बिल्कुल, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं तो टू और मोर इंडिविजुअल्स दे जॉइन देयर रिसोर्सेज टुगेदर एंड दे सेट अप अ बिजनेस। लेकिन हमेशा बोला जाता है कि जब भी भैया आप लोग पार्टनरशिप पे जाओ या जब भी पार्टनरशिप बनाओ तो हमेशा एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट
बना लो ताकि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। और अगर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए बात यहाँ पर यह आती है कि भाई अगर एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 इंप्लीमेंट होता है, ये हमारे सिलेबस से बाहर की बात। हम बात कर रहे थे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। मैंने क्या बोला, की डिफरेंशिएटर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। एक और बड़ा की डिफरेंशिएटर है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अपने अकाउंट्स को बना के, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को बना के पब्लिकली अवेलेबल करना पड़ता है, यानी वेबसाइट्स, अपने शेयर होल्डर्स को सब कुछ भेजना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इतनी ज्यादा ओपननेस नहीं होती। आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वगैरह का तो भेजते हो, लेकिन इतनी ओपनली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। लेकिन मेरे भाई इनमें मसले क्या क्या आते हैं, इन कंपनीज के अंदर मसले आते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन के। इनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन इतनी आसान नहीं है, इनको रजिस्टर्ड करवाना, सारे मामला को देखना इज नॉट इजी। बुक के अंदर दो बड़े डॉक्यूमेंट्स का नाम है, क्या है, दो डॉक्यूमेंट्स का नाम है, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल डेफिनेशंस में पूछ सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भाई आपका क्या बताएगा, द नेम ऑफ द कंपनी, द एड्रेस, ये लिखवाया हुआ है, हाँ लिख लो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका क्या क्या आएगा, आपका नेम ऑफ द कंपनी, नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, विजन, डायरेक्शन, ये सारे मामला। यानी एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके बिजनेस का विजिटिंग कार्ड है, या आपके बिजनेस का इंट्रोडक्शन है कि तुम हो क्या, तुम हो क्या। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एजीएम कब होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी आपको पीएलसी में करनी पड़ती है, प्राइवेट में करनी नहीं पड़ती, और ये जरूरी है, नहीं करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर उधर जो जो सोल ट्रेडर में जो बंदा होता है वो सोल ओनर होता है, पार्टनरशिप में जो ओनर्स होते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर जो ओनर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनको भाई हम बोलते हैं अपने शेयर होल्डर्स। और आपके शेयर होल्डर्स कैसे अर्न करते हैं, एक तो डिविडेंड से अर्न करते हैं और दूसरा कैपिटल गेन से अर्न करते हैं। बिल्कुल, 5 का लिया था 10 का बेचा, दो तरीकों से अर्न करते हैं। अच्छा एक डॉक्यूमेंट तो मैं लिखना भूल ही गया, वो है आपका प्रोस्पेक्टस। क्या है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपका क्या होता है, इट इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक। बताया जाता है कि मेरी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, मैं फ्यूचर में क्या प्लान कर रहा हूं, और मुझे आगे एक्चुअली करना क्या है। प्रोस्पेक्टस, हाँ नहीं सिर्फ प्रोस्पेक्टस, इसमें बेसिकली फ्यूचर पॉलिसीज, डायरेक्शंस, पास्ट में क्या किया था, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ये बेसिकली इनविटेशन होता है कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस नहीं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को बनाना पड़ता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जब ये इनिशियल आईपीओ होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो भी डाल दे मुझे ही नहीं पता, डाल दे, सही है। ये इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक है, बताया जाता है कि आओ इन्वेस्ट करो। ये जब होता है जब आपकी कंपनी क्या निकाल रही होती है, आपकी कंपनी आईपीओ निकाल रही होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली दफा आगे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कर रही होती है, लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। मेरे भाई कंपनी को पीएलसी बनाना कोई इतनी आसान बात नहीं है, आपको कंसल्टेंट्स, आपको बैंक्स, आपको लॉयर्स, पूरी टीम, पैसा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन इसी तरीके से कैपिटल भी आपका उतना ही रेस होता है। अब देखो पीएलसी के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बताऊं क्या है, सबसे बड़ा मसला आता है डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप
एंड कंट्रोल, डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। अगर किसी के पास मेजॉरिटी स्टेक चले गया तो वो भाई उसकी कंपनी, कंपनी तो नहीं कहेंगे, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसके हाथ में। आज आप खुद देख लो। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि उन दो या 20 वालों, 3 वालों ने मिलकर 60% बना लिया तो 30% वाले की ऐसी की तैसी। एलन मस्क ने आके बजाई नहीं है ट्विटर की, तू भी फायर है, तू भी फायर है, तू भी बाहर निकल, तू भी बाहर निकल, मेरी कंपनी है। हाँ सही है। तो ये डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल का फैक्टर लगता है कि ओरिजिनल ओनर्स के हाथ से कंपनी जा सकती है। तो हमने 4 चीजें देखी ना अब तक। क्या क्या देखा? प्राइवेट के अंदर हमने सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एक कैटेगरी, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप दूसरी कैटेगरी। और हमने एक और चीज देखी, क्या देखा? पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या देखा हमने? पब्लिक कॉर्पोरेशन, बिल्कुल। और ये नीचे वाले इनकॉर्पोरेटेड है और इस तरफ पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड है। क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड है। अब इन सारे से हटके अब नए मंजन की तरफ जाते हैं, जो अलग अलग चीज हमारे पास आई। क्या क्या है मेरे भाई? हमारे पास एक बिजनेस मॉडल निकलता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइज मॉडल। इट इज द यूज ऑफ बिजनेस नेम, किसी का नाम, किसी का लोगो या किसी का ट्रेडिंग मेथड इस्तेमाल करना। ठीक है, नेम, लोगो एंड ट्रेडिंग मेथड इस्तेमाल करना। वाइल बीइंग अ फ्रेंचाइज, तुम एक सोल ट्रेडर भी हो सकते हो, तुम एक पार्टनरशिप भी हो सकते हो, तुम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकते हो। इसमें दो नाम, एक बंदा होता है जो हमारा होता है फ्रेंचाइजर, क्या होता है, और एक होता है फ्रेंचाइजी। या ये बंदा है ना लाइसेंस देता है, ये बंदा लाइसेंस देता है, जो फ्रेंचाइजर लाइसेंस देता है, फ्रेंचाइजी लाइसेंस लेता है। ये जो फ्री फंड में नहीं मिलता, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसकी लाइसेंसिंग फी उतनी ही ज्यादा होगी। नहीं, वो फिर आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। आपका अग्रीमेंट ऐसा होगा कि जो ओनर है ब्रांड का, वो ये बोलेगा भाई मैं तेरे से है ना लाइसेंसिंग फी इतनी ले रहा हूँ, मैं तेरे को बताऊंगा कि डिजाइन कैसे होगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, लेकिन मटेरियल की पेमेंट तुझे खुद करनी पड़ेगी। या फिर या ओनर जो होगा ब्रांड का, वो तुम्हें ना उस कॉस्ट के अंदर एक क्लॉज डाल देगा कि भाई इतनी अमाउंट है आपकी रीब्रांडिंग की, तो आपको ये भी पे करनी पड़ेगी। तो आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप डिजाइन या लेआउट कुछ भी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। जो ओनर बोलेगा आपको वही करना है, बिकॉज एक फ्रेंचाइजी सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर होता है। क्या होता है? मैनेजर होता है, उसकी कोई मर्जी नहीं चलती। लेकिन एक तो देखो लाइसेंसिंग फी होती है, क्या होती है? लाइसेंसिंग फी होती है, जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी बड़ी फी होगी। दूसरा रॉयल्टी। रॉयल्टी यूजुअली आपकी सेल्स पे या पर यूनिट पे होती है, कि जितने का माल बेचोगे या जितने की सेल्स करोगे, पर यूनिट पे आपको इतना देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है ये सेल्स पे है या प्रॉफिट पे, या एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है, उसके पास जो एक स्कूल का फ्रेंचाइज मॉडल है उसके पास, तो हर बच्चे की फीस पे पहले वो 500 देता था, अब शायद 1000 रुपये हो गया होगा। ठीक है, तो ये पर बच्चे के ऊपर था, ये रेवेन्यू के ऊपर भी हो सकता है, ये ओवरऑल प्रॉफिट पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अग्रीमेंट। लेकिन भाई फ्रेंचाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी गाइडेंस, सारी नॉलेज, सारी प्लानिंग, सारी ट्रेनिंग, सब कुछ देना। फ्रेंचाइजर का फायदा होता है बिजनेस को एक्सपैंड करना है। अब मुझे एक बात बताओ ना, कबाबजीज कितनी ब्रांचेस खोली है तबीयत से? फ्रेंचाइज मॉडल। ठीक है, सही है। दूसरा बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन तुम एक्सपेंशन पे जा रहे हो, तुम एक्सपेंशन पे जा रहे हो, लेकिन किसी एक ब्रांच ने गड़बड़ करी तो तमाम ब्रांचेस की ब्रांड बच जाएगी, ब्रांड इमेज गई, रेपुटेशन गई। ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, लेकिन एक बंदा फ्रेंचाइज पे जाता क्यों है? क्योंकि उसका रिस्क कम हो जाता है, ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस होता है, चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, उसको इनिशियल प्लानिंग गाइडेंस सब फ्रेंचाइज से मिल रही होती है।
तो ये कैलकुलेशन के ऊपर और आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो। ये तो आपका था फ्रेंचाइज का एक शॉर्ट रिवीजन। अच्छा, फ्रेंचाइज की बात क्या होता है मेरे भाई? एक ऐसा बिजनेस निकल के आता है जो हमें बहुत तंग करता है, जो है कॉपरेटिव्स। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही है, पब्लिक कॉर्पोरेशन अलग होती है, ये कॉपरेटिव्स है। इसके अंदर इंडिविजुअल्स, कौन कौन? इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस छोटे छोटे, ये अपनी रिसोर्सेज को ज्वाइन करते हैं और मिला के एक छोटा सा बिजनेस बना लेते हैं, जिसके अंदर इनके पास इक्वल ओनरशिप होती है। क्या होती है? इक्वल ओनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हर कोई मिलके डिसाइड करता है, मिलके चलाता है। सब्जी वालों की एग्जांपल मैंने तुम्हें पढ़ाते हुए दी है। जब मिलके काम करते हैं, मिलके एक साथ मंडी जाते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है। एक ही ट्रक में माल आता है और एक ही ट्रक से माल चले जाता है। हाँ, लेकिन मसला यहाँ पर क्या आता है बताता हूँ। कोऑपरेटिव में 10 सब्जी वाले थे, 6 को आलू चाहिए थे, 4 को टमाटर, ट्रक में जगह बची नहीं थी एक चीज की थी, तो 6 के चक्कर में आलू ले आए, टमाटर नहीं आया। कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, जब तक मेजॉरिटी अग्री ना करें कुछ होता नहीं है। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स होते हैं, लेकिन ये आपको सोसाइटीज के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर मिलेंगे कि मिलके मेंटेन कर रहे हैं, मिलके चला रहे हैं, आपस में एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, बल्क बाइंग में डिस्काउंट मिल जाता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, ज्यादा कैपिटल आ जाता है, लेकिन प्रॉफिट भी शेयर होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट हो सकती है। अदर देन कोऑपरेटिव्स हमने फ्रेंचाइज देखा। इसके बाद एक चीज जो निकल के आती है वो आती है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मेरे भाई ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जब कंपनी ए या कंपनी बी, ये दो बिजनेसेस, या चलो 3 मिला लो, ए बी एंड सी, they all get together and they all together work on project, let's say project D। सबने मिलके काम किया प्रोजेक्ट डी के ऊपर, और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, ए बी सी सब अलग अलग है, कोई मर्जर नहीं है, कोई एक्विजिशन नहीं है। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट, सब अपनी अपनी तरफ, सब अपनी अपनी तरफ, सबने अपना अपना हिस्सा लिया और चले गए। पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल जॉइंट वेंचर की निकलती है आपको ईमार टावर्स की। बेनिफिट क्या होता है? लॉसेस शेयर हो जाते हैं, लॉसेस आपके शेयर हो गए, एक्सपर्टीज आ जाती है कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है वो काम कर रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं? रिसोर्सेज आ जाती हैं। लेकिन वही बात, प्रॉफिट्स भी शेयर होंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा। हो सकता है जिस तरह हमने अम्मार पढ़ा था, कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, ए का कल्चर अलग है तो बी का कल्चर अलग है, दोनों की मेंटालिटी मैच ही नहीं है। कोऑपरेटिव्स और आपका फ्रेंचाइज वाला कॉन्सेप्ट सिमिलर है ना? कोऑपरेटिव्स और फ्रेंचाइज वाला ये डिफरेंस है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में मामला डिफरेंट आ जाते हैं, पहले बिल्कुल सेम है ना कि एक ही ब्रांड वगैरह, थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम नहीं आता, एग्जैक्ट सेम नहीं। ये आपका आ गया ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के बाद जो मैं आपसे अगली बात करता हूं, एक होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या होता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये भी ज्वाइंट वेंचर की तरह ही होता है। क्या होता है? ये भी ज्वाइंट वेंचर की तरह ही होता है। ये यूनिवर्सिटीज और बिजनेसेस के बीच में हुआ होता है। जैसे तुम आज आईबीए गए थे, सही, तुमने वहां पर देखा होगा कि फ्लोर्स के नाम रखे हुए हैं या ऑडिटोरियम्स के नाम रखे हुए हैं, बिल्कुल। तो ये उन कंपनीज ने इनको रिसोर्स दिया है। तो जब टू वे स्ट्रीट होता है, कंपनी ने रिसोर्स दिया है, उनको बेनिफिट दिया है, तो ये यूनिवर्सिटीज भी रिसर्च में, इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में, उनके प्रॉब्लम्स में कंपनीज को हेल्प करती है। गिव एंड टेक वाला सिनेरियो होता है, लेकिन हर किसी का अपना अपना स्टेक है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है। अच्छा, जो लास्ट चीज यहां पर निकल के आती है वो क्या आती है? सोशल एंटरप्राइज। क्या आती है? सोशल एंटरप्राइज। बात मैंने शुरू में बताई थी कि एक ऐसा बिजनेस है जो किधर बैठा हुआ है? प्राइवेट सेक्टर में। कहां बैठा हुआ है? प्राइवेट सेक्टर में बैठा हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम नहीं करता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम नहीं करता, ये काम करता है ट्रिपल बॉटम लाइन पे। कहां काम करता है? ट्रिपल
बॉटम लाइन जो है सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इन 3 चीजों के ऊपर काम कर रहा होता है। सोशल में क्या है, लोगों को जॉब्स देना अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर ताकि वो इंप्रूव करें, उनके हालात अच्छे हों। इकोनॉमिक मतलब जो पैसा है और इन्वेस्ट करना वापस से ताकि आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हों, आप मल्टीपल लोकेलिटीज में हो, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करे। एनवायरमेंटल का मतलब है कार्बन एमिशन कम करना, पोल्यूशन कम करना, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना, ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कम से कम करे। ठीक है, तो ये आपके एक ओवरऑल, मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में नहीं घुसा हूं, लेकिन ये ओवरऑल आपके तकरीबन सारे लीगल स्ट्रक्चर्स का ओवरव्यू था। क्या था? ओवरव्यू था। एक मिनट जरा पॉज करते हैं। अच्छा, अब जरा ये देखो, यहां पर हमने एक चीज कंबाइन करी हुई थी जो आपकी क्या है, लीगल स्ट्रक्चर की सारी डेफिनेशंस है। ठीक है, ये बात इसमें मैंने एक ऐड करी थी, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, स्लीपिंग पार्टनर्स, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस आ जाएगा जो मैंने बता दिया, कोऑपरेटिव्स, फ्रेंचाइज, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड सोशल एंटरप्राइज। नहीं, खाली मेंशन कर दिया था मैंने। तो ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको इस चैप्टर में नजर आएंगी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी तो हमारे सामने ही इंपॉर्टेंट है और सामने आपको नजर आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके इस एक चैप्टर का एक ब्रीफ सा रिवीजन कंप्लीट